वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 13 एक बूंद वो यानी वन ड्रॉप, जिसके अंदर हमने देखा था एक सुंदर कविता को देखा था। इसके अंदर बताया गया है कि एक कविता जो बादलों की गोद में से निकलती है और आगे बढ़ती है। बूंद का अर्थ होता है एक पानी का छोटा सा अंश, यानी बादलों की गोद में से पानी का एक छोटा सा अंश वहां से बाहर निकलता है, उसकी गोद में से बाहर आता है। तो वो बार बार एक ही बात सोचता रहता है। वो बूंद अपने बारे में एक ही बात सोचती रहती है कि मैं क्यों वहां से बाहर निकली, मुझे बादलों की गोद में से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों अपना घर छोड़कर बाहर आई, ऐसा वो सोचती है। और फिर वो अपने देव को, भगवान को बोलती है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा होगा। मैं अपने घर छोड़कर तो बाहर आ गई, अपना घर छोड़कर वहां से तो मैं बूंद बनकर बाहर निकल तो आई, पर अब मेरे भाग्य में क्या लिखा होगा। और वो अपने भाग्य के बारे में सोचती है कि क्या मैं बच पाऊंगी या फिर अब धूल के अंदर मिल जाऊंगी। पानी की बूंद अगर मिट्टी में गिरती है तो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती है। तो बूंद ऐसा अपने बारे में सोचती है कि मैं बच पाऊंगी या फिर धूल के अंदर मिट जाऊंगी, उसके अंदर मिक्स हो जाऊंगी। और दूसरा सोचती है कि क्या मैं किसी अंगारे पे गिरूंगी और भाप बन जाऊंगी। गर्म अंगारे के ऊपर अगर पानी की बूंद गिरती है तो वो क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। तो वह ऐसा सोचती है कि क्या मैं मिट्टी में मिलके मिक्स हो जाऊंगी या फिर किसी अंगारे पर गिर के भाप बन जाऊंगी या फिर कमल के फूल के ऊपर गिरूंगी। तीसरी बात वो अपने बारे में क्या सोचती है कि क्या मैं कमल के फूल के ऊपर गिरूंगी, परंतु उसमें से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब वो ऐसा सोच रही होती है तब समंदर के अंदर बेचैनी शुरू होती है और जोरों की हवा चलती है। तो इसके कारण वो बूंद वहां से कहाँ पे चली जाती है, समंदर की तरफ चली जाती है। और वहां पे सीपी यानी समुद्री का एक जीव, उसका मुंह खुला हुआ होता है, तो उसके अंदर ये बूंद जाके गिर जाती है। ओके, यहाँ पे सीपी का पिक्चर दिया है। तो ये बूंद जाके वो सीपी के अंदर गिर जाती है और सीपी के अंदर जाके वो क्या बन जाती है, ये एक मोती बन जाती है। तो मोती है वो क्या है, एक बहुमूल्य रत्न है। तो वो एक बूंद में से एक बहुमूल्य रूप रत्न के रूप में बदल जाती है। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे इससे आगे। लोग यूं ही झिझकते सोचते, यानी सब लोग यूं ही झिझकते। झिझकते का अर्थ होता है संकोच करते हैं। लोग यूं ही अपने बारे में इतना सारा सोचते रहते हैं, झिझकते रहते हैं, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। जब उनको घर छोड़ना पड़ता है तब सब लोग ऐसे ही झिझकते रहते हैं, यानी ऐसे ही संकोच करते रहते हैं। जब आप भी बड़े होंगे और आपको भी पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, तो आप सोचोगे कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रहा हूँ, अब मेरे साथ क्या होगा, मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, सब मेरे साथ अच्छे से रहेंगे, या फिर मैं वहां पे पढ़ नहीं पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, वापस हो जाऊंगा, ऐसा आप सोचते हैं। ओके, तो लोग ऐसे ही जब घर को छोड़ना पड़ता है, अपनों को छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे ही संकोच करते रहते हैं, झिझकते रहते हैं, सोचने रहते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर, यानी घर का छोड़ना ज्यादातर, अक्सर का होता है, कभी कभी घर का छोड़ना कभी कभी उनको बूंद लो का समान होता है। लो का अर्थ होता है समान, यानी बूंद के समान कुछ और ही कर देता है। यानी घर को छोड़ना ज्यादातर बूंद के समान आपको कर देता है। जैसे बूंद अपने घर को छोड़ रही थी तो वो अपने बारे में क्या क्या सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, क्या मेरे साथ ऐसा होगा, क्या मेरे साथ ऐसा होगा, और उसने जो सोचा था उससे बहुत बेटर उसके साथ हुआ। उसी तरह इंसान भी जब घर को छोड़ता है, उससे दूर जाता है, तो वो ऐसा सोचता है मेरे साथ क्या होगा, क्या होगा, परंतु उसके साथ भी लौ के साथ जो हुआ, बूंद के साथ जो हुआ, उसके समान आपके भी साथ कुछ अच्छा होगा
और आपको भी वो कुछ और ही बना देगा। बूंद को जैसे मोती बना दिया वैसे ही आपको कुछ और ही बना देगा। ओके, तो ऐसा वो कविता के द्वारा समझाना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कविता का अभ्यास यानी एक्सरसाइज। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर है शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। ज्यादातर सभी वर्ड के मीनिंग मैंने आपको कविता का भावार्थ समझाते हुए बता दिए थे, पर एक बार उसको रिटर्न में देख लेते हैं। ज्यों, ये शब्द का अर्थ होता है जैसे ही, एज सून एज। गोद, उसका अर्थ होता है लैप। बूंद, उसका अर्थ होता है पानी का छोटा सा अंश और ड्रॉप। जी, उसका अर्थ होता है मन, हृदय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइंड, सोल। आह, उसका अर्थ होता है दुख सूचक शब्द, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं आह, आलस। कड़ी, उसका अर्थ होता है निकली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉट आउट। अंगारे, उसका अर्थ होता है जलते हुए कोयले के टुकड़े, ओके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बर्स। चू पड़ूंगी, उसका अर्थ होता है गिर पड़ूंगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विल शिप। काल, उसका अर्थ होता है समय, युग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम, एरा। समंदर, उसका अर्थ होता है सागर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सी। अनमनी, उसका अर्थ होता है बेचैन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टर्ब, अपसेट। सीपी, उसका अर्थ होता है एक समुद्री जीव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओस्टर। मोती, उसका अर्थ होता है एक बहुमूल्य रत्न जो सीप में से निकलता है। ओके, मोती को क्या कहते हैं? एक बहुमूल्य रत्न है जो सीपी में से निकलता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्ल। झिझकते, उसका अर्थ होता है संकोच करते, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेसिटेटिंग। लौ, उसका अर्थ होता है के समान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक, सम, एज। ओके, अब देखेंगे कुछ समानार्थी शब्द। धूल, उसका समानार्थी शब्द होता है गर्द, मिट्टी। कमल, उसके समानार्थी शब्द है जलज, पंकज। काल, उसके समानार्थी शब्द है समय, युग। समुंदर, उसके समानार्थी शब्द है समुद्र, सागर। घर, उसके समानार्थी शब्द है गृह, आलय। बादल, उसके समानार्थी शब्द है मेघ, घन। जब भी आप ये कविता की एक्सरसाइज नोटबुक के अंदर लिखो तो सबसे पहले आपको शब्द ज्ञान लिखना जरूरी है। ओके, चैप्टर के टाइटल लिखने के बाद सारे वर्ड मीनिंग, जो भी वर्ड मीनिंग है वो वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं, उसके बाद ही उसकी एक्सरसाइज लिखनी है। अब देखेंगे कविता बोध। कविता बोध के अंदर दिया गया है श्रुतलेख। श्रुतलेख का अर्थ होता है डिक्टेशन। डिक्टेशन के अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं, तो वो वर्ड को हमें पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। अभी मैं ये वर्ड पढ़ूंगी, आपको भी मेरे साथ ये वर्ड को रिपीट करना है। ओके, ज्यों, सारे वर्ड एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक के बगैर नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखने हैं, अच्छे राइटिंग में। ज्यों, बूंद, कड़ी, पड़ूंगी, समुंदर, अनमनी,
झिझकते और लॉ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।